हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजू शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। और अभी आज अपने टॉपिक पे आ जाते हैं तुरंत हम। ये नया मैंने हेडिंग आपको डाली है, संघ राज्य क्षेत्र। मैं जो पिछला टॉपिक पढ़ा रहा था राज्यों का पुनर्गठन, उसी से संबंधित ये बातें हैं। इस नाते हम यहाँ आपको हल्का से ले आए हैं। यहाँ ये संघ राज्य क्षेत्र आपको हमने बताया था, वहां पे पहले उसकी ऐतिहासिक बातें बताई थी, फिर बहुत सारा आपको तथ्य नोट करवाया था, कैसे राज्यों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैसे देश में राज्यों का गठन हुआ। और ये संविधान में भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के बीच की बात है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो चूंकि राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, इस नाते हम इसको यहां पर लेकर आए हैं। इसके बाद हम आपको प्रस्तावना पढ़ाएंगे, तो आइए इसको जानते हैं। यहां अनुच्छेद 1, हाँ कोई विद्यार्थी पॉलिटी का हो, पॉलिटी की तैयारी कर रहा हो, पॉलिटी पढ़ रहा हो, तो उसको संविधान का अनुच्छेद 1 और संविधान का आखिरी अनुच्छेद में क्या लिखा है इसे जानना तो अति आवश्यक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है इसे जानिए। ये बड़ा, इसमें ये लिखा है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि भारत क्या है, तो आप बोलेंगे भारत राज्यों का एक संघ है। और अनुच्छेद 1 में यही लिखा भी हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत shall be union of states, union of states, इंडिया दैट इज भारत shall be union of states। तो अर्थात संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत शब्द का उल्लेख है, ना भारतवर्ष लिखा है ना हिंदुस्तान लिखा है, इन दो शब्दों का उल्लेख है। अब यहां पर हम आते हैं यूनियन, अर्थात यहां पे कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, संघ है। संघ के लिए अंग्रेजी में एक और शब्द है यूनियन के अलावा, फेडरेशन, फेडरेशन। अब आप थोड़ा सा, आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि भाई यहाँ लोगों ने यूनियन लिखा हुआ है, फेडरेशन भी संघ है, और दोनों के लिए हिंदी का एक ही शब्द है संघ। तो भारत किस प्रकार का संघ है? तो यहाँ आपको हम इस संघ को, भारत में जब संविधान सभा बनी, हमने आपको बताया वहां पे प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति ने इस वाले संघ यूनियन पर ज्यादा जोर दिया। यूनियन पर ज्यादा जोर देने के पीछे रीजन ये है कि भारत में जो राज्य हैं वो सभी, भारत में जो संघ बना ये सारे राज्य एकजुट हैं, अर्थात राज्य भारत के केंद्र से, भारत राज्य क्षेत्र से अलग नहीं हो सकते। लेकिन फेडरेशन में ये समझौते, यहाँ पे ये समझौते द्वारा नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझौते द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे समझौते के द्वारा जुड़े हुए हैं, अर्थात यहाँ पे अलग होने की संभावनाएं बहुत कम है। यहाँ ये अलग नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर ये अलग हो सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जस्ट जोकिंग, कि जैसे मान लिया यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये जो संघ है ये अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जिसको घर के सारे बड़े बुजुर्ग मिलके जो शादी बनाते हैं, जो 7 जन्मों का रिश्ता है। और ये लव मैरिज है, जो कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह आप फेडरेशन और यूनियन को समझिए। ये मैंने जस्ट जोकिंग बताया, ऐसे समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ हम अलग नहीं हो सकते, यहाँ 7 जन्म का रिश्ता बंध गया है, बंध गया तो बंध गया। अब आप में लाख अनबन हो, लाख खटपट हो, फिर आपको साथ में रहना ही रहना है। लेकिन यहाँ क्या है, खटपट हुई नहीं कि कोई नया हो गया, उनका भी कोई नया हो गया। खैर, तो भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ पर राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई ठीक है, ये तो हो गया, अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी भारत क्या है, आपसे कोई पूछे भारत क्या है, तो अनुच्छेद 1 में ये सारी बातें मेंशन है
कि भारत के अंदर वो सारे राज्य आते हैं। वर्तमान में आपको भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलते हैं। वर्तमान की जो व्यवस्था है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश है, और अर्जित क्षेत्र है। अर्थात भारत में अगर किसी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया, किसी क्षेत्र को, नए क्षेत्र को, नए भूभाग को शामिल कर लिया गया, उसके बारे में भी अनुच्छेद 1 में उल्लेख है। तो अनुच्छेद 1 में क्या क्या, ये जान लीजिए। सभी राज्यों का उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, और कोई क्षेत्र अगर अर्जित कर लिया गया, इसका उल्लेख है। तो इतनी बातें अनुच्छेद 1 में है। और इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा गया, भारत राज्यों का संघ है। मुझे उम्मीद है कि संघ आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। हमने बता दिया, आज के वर्तमान का एग्जाम्पल देके हमने आपको समझा दिया। तो यूनियन, भारत में यूनियन लिखा हुआ है, भारत इस तरह का राज्य है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 1 में यही बात है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब इस संघ का कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ के बने हैं, अंग की तरह है भारत के राज्य। भारत का नहीं मतलब भारत का अभिन्न अंग है, यह राज्य भारत का अभिन्न अंग है। तो इस तरह अभिन्न अंगों की तरह जुड़े हुए हैं, यह अलग नहीं हो सकते। लेकिन जैसे अमेरिका के राज्य हैं, वहां फेडरेशन की व्यवस्था है, अगर उनको अच्छा नहीं लगा, अनबन हुई, खटपट हुई, तो वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग होने का कोई विकल्प नहीं है। तो इस बात पे मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं कि अब तक बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ चुके हैं, हो सकता है अब ये प्रश्न इस तरह का आए कि भाई इसको जरा समझाइए कि भारत किस तरह का संघ है। खैर, ये हो गया अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 2 में आते हैं, आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 में यदि कोई बाहरी प्रदेश भारत संघ में शामिल किया जाता है या होता है, तो इसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। अर्थात कोई बाहरी प्रदेश को हमने अर्जित को बताया, अर्जित प्रदेश का उल्लेख वहां, लेकिन अर्जित कैसे होगा, इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। अर्थात बाहरी राज्य, भारत संघ के बाहर का राज्य, भारत में बाहरी राज्य को भारत में शामिल कराने की प्रक्रिया का उल्लेख है, प्रक्रिया का उल्लेख है। तो किस विधि से उसे शामिल करवाया जाएगा, इसका उल्लेख है। यह बाहरी राज्यों के लिए है, अनुच्छेद 2। समझ में आ रहा है? मतलब बाहरी राज्य को भारत में शामिल कराने की, जैसे मान लो पाकिस्तान का कोई राज्य भारत में शामिल होना चाहिए, जैसे बार बार ये बात उठती है कि पीओके को शामिल कर लें, या अफगानिस्तान का कोई राज्य शामिल होना चाहिए, या नेपाल का कोई राज्य शामिल होना चाहिए। तो ये उसको शामिल करने के बारे में अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या था कि सारे राज्य, यूनियन टेरिटरी और अर्जित क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में उस प्रक्रिया का उल्लेख है, कैसे उसको अर्जित किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में अभी मान ले उस समय क्या, अभी वर्तमान की व्यवस्था है, आपके 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब बाहरी क्षेत्र नहीं, अब भारत के जो आंतरिक राज्य हैं, वर्तमान के जो राज्य हैं, इनमें किसी तरह का परिवर्तन करना है, यहां पर कोई परिवर्तन करना है, करना है, तो इस प्रक्रिया का उल्लेख है। मतलब भारत में वर्तमान की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है, तो क्या क्या परिवर्तन होगा, दिमाग में आपके प्रश्न उठ रहे होंगे। क्या क्या परिवर्तन होगा, या तो राज्यों के नामों में परिवर्तन हो, नाम बदल दिया जाए, नाम नया रख लिया जाए। जैसे आप लोग सुनते होंगे भाई असम को असम कर दिया गया, उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया। परिवर्तन के नाम में, भारत राज्यों के नाम में परिवर्तन हो,
या सीमाओं में परिवर्तन हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाए, सीमा में परिवर्तन हो, या नए राज्य का निर्माण हो, नए राज्य का निर्माण हो, इस प्रक्रिया का उल्लेख है। तो 2 और 3 का अंतर समझ में आ गया होगा। 2 में उस प्रक्रिया का उल्लेख है कि यदि किसी दूसरे देश के या बाहरी राज्य को भारत में शामिल कराया जाए तो इस प्रक्रिया का उल्लेख है। और 3 में भारत के आंतरिक राज्यों में उनके नामों में परिवर्तन करना हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, नए राज्य का निर्माण करना हो, इस प्रक्रिया का उल्लेख है। अब यह प्रक्रिया क्या है उसको जरा जान लीजिए। इस प्रक्रिया में यह है कि संसद, आप जानते हैं कि देश में कानून बनाने की संस्था संसद ही है। तो संसद में एक विधेयक लाया जाएगा कि इस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है या नए राज्य का निर्माण करना है। तो संसद में एक विधेयक लाया जाएगा, लेकिन संसद में इससे संबंधित विधेयक लाया जाएगा, एक बिल लाया जाएगा। लेकिन इस विधेयक को लाने से पहले, विधेयक को संसद में प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति, हम लोग संविधान की बात करते हैं इसलिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य, जिस राज्य के संबंध से में परिवर्तन होना है, संबंधित राज्य की विधानमंडल से राय लेगा। संबंधित राज्य के विधानमंडल से सलाह लेगा, राय लेगा कि भाई क्या किया जाए। तो अब संबंधित राज्य से सलाह लेगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई समय सीमा क्या होगी, अवधि क्या होगी, कि कितने समय में वो राय देगा, फिर राष्ट्रपति क्या करेगा। तो इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि कितने समय में वो राय देगा, और संबंधित राज्य राय दे, सलाह दे या ना दे, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। क्योंकि अब भाई हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये सारी व्यवस्था की जाती है कि भाई आपके राज्य में परिवर्तन किया जाना है तो आपसे जरा पूछ लिया जाता है। अब बाध्यकारी नहीं है कि इनकी राय को माने, क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे। जैसे रिसेंट में आपका 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, तो संसद, हमने उस दिन भी बताया था कि संसद में वहां पे मिर्ची स्प्रे फेंक दिया गया, बहुत सारा बार बार आंदोलन झगड़ा हुआ करता था। तो राष्ट्रपति ने वो विधेयक जब प्रस्तावित किया गया कि भाई आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर दिया जाए, आंध्र प्रदेश को बांट दिया जाए, नया राज्य बना दिया जाए तेलंगाना, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने वहां भेजा और वहां के विधानमंडल जो था उस समय, उसने लिखित भरपूर अपने पूर्ण समर्थन से उसने यहाँ भेजा कि वो इसने जो राय दी कि भाई नहीं, वहां नए राज्य का गठन न किया जाए, बंटवारा न किया जाए। फिर भी बंटवारा हुआ, तेलंगाना राज्य बना। अर्थात नए राज्य का निर्माण करना हो, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, राज्य के नामों में परिवर्तन करना हो, राय ली जाती है संबंधित राज्य से, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाधित नहीं है। संसदीय नियम के तहत नए राज्य का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात इनका विषय एक तरह से इनका एकाधिकार तो नहीं कहा जा सकता, अधिकार इनका ज्यादा है, मानना बाध्यकारी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 3 भारत की आंतरिक व्यवस्था क्या है, उसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण। ये 2 और 3 हो गया, अनुच्छेद 2 और 3। अब जो अनुच्छेद आ रहा है 4, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 द्वारा किए गए परिवर्तन मतलब 2 में बाहरी राज्य को मिलाया गया हो या नए राज्य का निर्माण किया गया हो आंतरिक राज्यों में, परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत
संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अब देखिए, अब आपके मन में और प्रश्न उठेंगे कि भाई ये क्या बात है यार, संविधान, लोग कहते हैं संविधान में संशोधन किया, नया राज्य बनाया, अब ये कोई भी विधि 368 पर संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी, क्यों? अब थोड़ा सा हम आपको और आगे ले चलते हैं। संविधान, अब आपके दिमाग में होगा भाई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा तो फिर संविधान संशोधन क्या है, यह एक प्रश्न उठेगा आपके दिमाग में। तो इन बातों को पहले दिमाग में रख लीजिए कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 द्वारा किए गए परिवर्तन, भले ही संसद द्वारा किए गए हैं, वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आपको हल्का सा 368 के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान में संशोधन, नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो सिर्फ आपसे अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो आप बोलेंगे 3 प्रकार से होता है। एक सामान्य बहुमत से संशोधन, सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत कह सकते हैं, से संशोधन। दूसरा मतलब 50+1, मतलब सदन की सदस्य संख्या का आधा प्लस 1, ये सामान्य बहुमत। सत्तापक्ष आराम से इसमें इस तरह का संशोधन करवा लेता है। विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत और विशिष्ट बहुमत, ये 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। विशिष्ट बहुमत से संशोधन, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। तो सामान्य बहुमत से, एक तो यही हो गया कि चूंकि ये सारे जो संशोधन है वो सामान्य बहुमत से किए जाते हैं, इसलिए इसे संविधान में मतलब 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। तो विशेष बहुमत से संशोधन कैसे होता है, हमने यहाँ आपको बताया, यहाँ सामान्य बहुमत है 50%+1, सदन की सदस्य संख्या का आधा प्लस 1, सामान्य बहुमत हो गया। विशेष बहुमत में है कि सदन की, जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस सदन की संख्या का बहुमत प्लस सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह संशोधन होता है। संशोधन वाला पार्ट हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, तो वहां बताएंगे। यहाँ चूंकि ये प्रसंगवश ये बात आ गई, इस नाते आपको बता रहे हैं। विशिष्ट बहुमत क्या है? विशेष बहुमत, बहुमत प्लस आधे से अधिक, प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो ये देखिए, इस तरह 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। सामान्य बात मैं बता रहा हूं, इसको मैं अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा, लेकिन यहां जान लीजिए। साधारण बहुमत से बता दिया। विशेष बहुमत में बताया आपको कि सदन की सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन। और यहाँ पे विशेष बहुमत जुड़ा हुआ है, जैसे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगर विशिष्ट बहुमत से संशोधन करना है तो 28 या कम से कम 29 राज्यों का समर्थन जब होगा तभी वो विधेयक, तभी उसको संविधान संशोधन माना जाएगा। तो यहाँ एक बात ये क्लियर हो गई कि अगर आपसे ऐसे पूछ ले प्रश्न कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलेंगे 3 प्रकार का होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। मतलब 368 सामान्य बहुमत से किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन के अंदर नहीं रखा जाता, इसलिए ये बहुमत सामान्य बहुमत से हुआ है। ये सारे बहुमत, इसलिए ये 2 प्रकार हो गया। नॉर्मल पूछे तो 3 प्रकार, 368 के तहत कितने प्रकार से संशोधन होता है, तो 2 प्रकार। ये बात हो गई। तो अब क्या है कि अनुच्छेद 4 में यह कहा गया कि भाई 2 और 3 की प्रक्रिया का पालन करके जो व्यवस्था बनाई जाती है उसको हम संविधान में संशोधन नहीं मानते, क्योंकि वह 368 के तहत उसका संशोधन नहीं हुआ है। ये बातें हो गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा एक सिक्किम वाला मसला। सिक्किम हम वहां बताए थे आपको। सिक्किम अनुच्छेद
2A जोड़ा गया था संविधान में। सिक्किम हमने वहां लिखवाया था, अगर आपने मेरा क्लास देखा होगा पिछला, तो हमने लिखवाया था कि सिक्किम के संदर्भ में 2 प्रकार के संशोधन हुए। 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन। अब आपको लगेगा यार, भारत की व्यवस्था, हम अभी कह रहे थे कि अनुच्छेद 2 में बाहर से किसी को शामिल किया जाता है तो उसे उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाता है, आंतरिक राज्यों के नामों, सीमाओं या नए राज्य का निर्माण किया जाता है, इसकी बात कही गई है। तो फिर यह सिक्किम के बारे में यह संविधान संशोधन की बात कैसे आ रही है? यह प्रश्न आपके दिमाग में उठेंगे। तो 35, अब मैं यहीं क्लियर कर दूं आपको। 35वां संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने आपको बताया था 1975 में ये संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। अच्छा, 2A के बारे में हल्का से जान लीजिए। 2A, जब हम A लिख देते हैं या क लिख देते हैं, क ख ग घ लिख देते हैं, इसका मतलब है कि ये चीज मूल अनुच्छेद में नहीं रही, संविधान को संशोधन करके जोड़ी गई है। लेकिन क ख ग घ या ABCD जो कैपिटल लिखा गया है, इसका मतलब है कि यह भी एक स्वतंत्र अनुच्छेद की तरह संविधान में है। 2 बातें हो गई कि यह मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई, और यह एक स्वतंत्र अनुच्छेद है, इसमें भी कुछ नया होगा। तो यहाँ पे 35वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें यह कहा गया, उसमें सिक्किम को एसोसिएट सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का दर्जा दिया गया, ये मैंने वहां लिखवाया, लेकिन आज आपको ये भरपूर क्लियर हो जाएगा कि ये आखिर ये क्या क्या था। सह राज्य वो राज्य होते हैं जिसका आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, उसके विदेशी मामलों में या मुद्रा के मामलों में या उसकी रक्षा के संबंध में बातें केंद्र कानून बना सकता है, ये सह राज्य होता है। आगे आप जानेंगे। तो अब चूंकि आप देखिए, अनुच्छेद 1 में हमने लिखा था, अनुच्छेद 1 में क्या क्या बातें हुई थी कि भाई राज्य होंगे, केंद्र संघ शासित प्रदेश होंगे, संघ शासित प्रदेश होंगे और अर्जित प्रदेश होंगे। अर्जित जिसको हम शामिल करते हैं, अर्जित क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। लेकिन यहां पे देखिए एक नई कैटेगरी बनाई गई, एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट स्टेट। तो अब एक नई बात की गई, नया परिवर्तन किया गया, इस नाते यह संविधान संशोधन हुआ। नई कैटेगरी बनाने के लिए संविधान, न कि बाहरी राज्य बाहरी क्षेत्र को अर्जित करने के लिए हुआ, सह राज्य का दर्जा दिया गया, एक नया कैटेगरी, नया कैटेगरी बनाई गई। इस नाते एसोसिएट स्टेट की एक नई कैटेगरी बनाई गई, नया वर्ग बनाया गया, इस नाते ये 35वां संविधान संशोधन हुआ। तो फिर आप बोलेंगे भाई 36वां संविधान संशोधन क्या हो गया? हमने आपको वहां लिखवाया भी हुआ कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य बना, 22वां राज्य बना। तो 36वें संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन इसलिए किया गया, नए राज्य के गठन से संबंधित वो बातें तो लिखवा दी जाती, कह दी जाती हैं, लेकिन इसके पीछे एक स्पेशल बात है। आप जब मैं आपको राज्य पढ़ाऊंगा, राज्य विधानमंडल पढ़ाऊंगा, तो वहां बताऊंगा कि प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। लेकिन सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पे 32 सदन की सदस्य संख्या 32 है। तो यह इस तरह का परिवर्तन एक नई स्पेशल बात है, इसके नाते 36वां संविधान संशोधन किया गया, न कि नए राज्य के निर्माण के लिए किया गया। तो ये बात है। सिक्किम को इस तरह 22वां राज्य बना, सिक्किम के बारे में ये बातें हैं। और 36वें संविधान संशोधन करके ये जो सह राज्य की व्यवस्था थी, सह राज्य की व्यवस्था, इसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात अनुच्छेद 2A को यहां पर खत्म कर दिया गया, नई जो कैटेगरी बनाई गई थी इसे खत्म कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य भारत में शामिल कर लिया गया और इसको समाप्त कर दिया गया। तो जिसको बनाया है उसको समाप्त करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना है। इस नाते ये दोनों संविधान संशोधन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पहले भी
बताया था, यहाँ भी बताएंगे कि सिक्किम को ना भूलिएगा, क्योंकि सिक्किम से प्रश्न बहुत आते हैं। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें देखिए नई नई विशेषताएं हैं। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में अनुच्छेद 2A नया कैटेगरी जोड़ी गई, नया कैटेगरी सह राज्य जैसी कैटेगरी बनाई गई। उसके बाद जो है ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य, नया राज्य का दर्जा दिया गया, ये 22वां राज्य बना। तो इतनी बातें हैं। तो ये बातें हैं, क्योंकि ये सब बातें राज्यों से संबंधित थी, इस नाते हमने आपको यहाँ बताया। और बातें आगे बताएंगे। एक बार और रिवाइज कर देते हैं क्या क्या बातें हुई आपकी हमारे पास। आर्टिकल 1 संघ, यहां बता दिया गया आपको कि एक राज्य है, यहाँ यूनियन टेरिटरी है, अर्जित क्षेत्र का उल्लेख है, अर्जित क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 में यह कह दिया गया कि किसी क्षेत्र को जो अर्जित किया जाएगा इस प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्जित क्षेत्र की प्रक्रिया का उल्लेख है। और आर्टिकल 3 में कह दिया गया कि जो आंतरिक राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, इनमें कोई परिवर्तन करना है तो इसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। इस प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया कि विधेयक लाया जाएगा, विधेयक जो है राष्ट्रपति, विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य से सलाह लेगा, सलाह वो राज्य दे ना दे इसके लिए वो सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बताया। और आर्टिकल 4 में यह कहा गया कि यह जो है 2 और 3 में जो बातें की गई हैं इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि सामान्य बहुमत से जो संशोधन किया जाता है उसको 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। 368 में ही संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है और शक्ति भी है। उसके बारे में बहुत सारे केस हैं, गोलकनाथवाद है, केशवानंद भारतीवाद है। ये सारी बातें हम आपको जब अलग से पढ़ाएंगे अनुच्छेद 368 तो बताएंगे। तो आज ये आपका राज्यों से संबंधित जो बातें थी ये समाप्त हुई। हाँ, अब आप लोगों से जरा मैं बात करूं कि भाई मेरे चैनल को, मेरे क्लास को जरा देखिए और अगर कुछ इसमें कमियां रह जाती हो या कुछ अच्छा लगता हो, इन दोनों के बारे में कमेंट करिए निसंकोच। मैंने एक दिन और कहा था कि कुछ बातें छूट जाएं उसके बारे में बताइए, कुछ नया बताइए, पढ़ेंगे तो ही बता पाएंगे। तो पढ़िए जरा विधिवत। और इससे बाहर मैं आपको बार बार कहता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने जा, इतनी गूढ़ बातें बहुत कम लोग बताते हैं। लोग बताते हैं, छुपा लेते हैं। हमने आपको बता दिया कि सिक्किम के बारे में स्पेशल बताया कि 35वां संशोधन किया गया, 2A जोड़ा गया, नई कैटेगरी बनाई गई, फिर 36वां संशोधन किया गया, नए राज्य का निर्माण के लिए नहीं, सह राज्य वाली कैटेगरी को समाप्त किया गया। और वहां पर चूंकि किसी भी संविधान सभा में न्यूनतम 60 होते हैं सदस्य, यहाँ पे 32 होते हैं, यह भी एक नई बात थी, इस नाते संविधान में संशोधन किया गया। तो 35वां 36वां संविधान संशोधन तो सर्वाधिक पूछा जाने वाला है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में वो नई क्लास होगी, अलग से क्लास होगी, उसके बारे उस वहां पढ़ाएंगे। तो अब तक जितना हमने पढ़ाया उसको जरा बढ़िया से रिवाइज करिएगा और जरा मेरे चैनल को विधिवत देखिए, अपने दोस्तों में खूब जबरदस्त शेयर करिए। आप लोगों ने हमारा तो समर्थन खूब किया है, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, अमूल्य समय दे रहे हैं, मेरा लगातार समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लगातार मेरे चैनल को देखिए और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से आगे बढ़ाइए, मेरा भी उत्साहवर्धन करिए और थोड़ा कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपके सुझाव हमें कुछ नया करने के लिए उत्साह देंगे। तो कृपा कर इसे देखें और इसका और नोट्स जरूर बनाइएगा। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। इस अब मैं आपको थोड़ा सा तारतम्य, ये जो है वैसे ये तो नहीं था, लेकिन वो चूंकि ऐतिहासिक बातें थी इस नाते हमने आपको बताया। वो एसके धर कमेटी, जेवीपी कमेटी, फजल अली आयोग, सारी बातें हमने वहां बताई थी। और बाकी बीच में जो तथ्यात्मक बातें, राज्य पुनर्गठन आयोग पार्ट 2 बताया था, राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन पार्ट 2। अब जो है ये बातें
अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, ये 4 अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसको एक बार बढ़िया से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर कुछ इससे संबंधित सुझाव होगा तो उसे मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।